हेलो स्टूडेंट्स, अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है मोनो हाइलाइट, डाई हाइलाइट, ट्राई हाइलाइट के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेट्रा हाइलाइट के बारे में। टेट्रा हाइलाइट का मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन करके आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का डेरिवेशन कर सकते हैं। सिंस इसको मीथेन से डिराइव किया जाता है, इस वजह से आप इसको बोल सकते हैं टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। इसमें 4 हाइड्रोजन्स लगे रहते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए भाई, आज के इस लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे इनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल रिएक्शंस एज वेल एज यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। इनकी जितनी भी प्रिपरेशन रिएक्शन है, इन सभी मेथड को यूज करके आप टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम मीथेन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड के बारे में। आप देखिए, मीथेन से आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ले लेते हैं मीथेन CH4 हो गया, इसका हैलोजिनेशन करते हैं, Cl2 डाल दिया, यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई, ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, एक Cl यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, HCl आपने निकाल दिया, तो यहाँ पर हो जाता है आपका CH3 और ये Cl हो गया, मोनो हाइलाइट बन गया। अब इसके बाद में फर्दर Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, Hv के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, फिर से आपको एक HCl निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा डाई हाइलाइट CH2Cl2। ठीक है, फर्दर इसका हैलोजिनेशन करेंगे तो यहाँ पर सनलाइट मेंशन कर देता हूँ, HCl आपने निकाला, यहाँ पर हो जाता है CHCl3। ये हो गया आपका ट्राई हाइलाइट, इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अब इसके बाद में लास्ट में फर्दर हम इसका हैलोजिनेशन करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा आपका CCl4। ये हो जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर HV मेंशन कर देते हैं, यहाँ से आपने HCl निकाला हुआ है। अब देखिए, यहाँ से मिल जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। ये इसको डिराइव किया जाता है मीथेन से। ये काफ़ी लेंथी रिएक्शन लग रही है, तो इस वजह से इसको शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ये CH4 हो गया, इसकी Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। मेंटेन करना है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना सेल्सियस का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। और यहाँ पर एक्सेस में Cl2 डालना है। आप देखिए भाई, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन है। मतलब है कि 4 हाइड्रोजन हटाने के लिए हमें 4 Cl चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 4 HCl निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन 4 Cl निकलेगा, तो यहाँ से 4 HCl निकल गया। अब यहाँ पर 4 2 जाए 8, 4 Cl बचा, तो कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देता है। तो इस तरह से आप आसानी से टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स आप मीथेन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो गया आपका कार्बन टेट्रा हो जाता है क्लोराइड। ठीक है भाई, इसको आप बोल सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। टेट्राक्लोरो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी रिएक्शन है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हम लोग सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में, दैट इज फ्रॉम कार्बन डाई सल्फाइड। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम ले लेते हैं सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए भाई, यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड ये हो गया CH2। ठीक है, ये हो गया CH2। अब ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन डाइसल्फाइड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें से कुछ यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करने हैं आपको। कहिए तो कैटलिस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो कैटलिस्ट आपको यूज करनी है सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शन में, आप यहाँ पर आयरन यूज कर सकते हैं, आयोडीन यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ये कैटलिस्ट आप रिएक्शन में यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए भाई, इसका करने वाले हैं हम हाइलोजिनेशन। अब देखिए, Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं, यहाँ पर हमने डाल दिया एल्युमिनियम क्लोराइड, ये हो गया आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है तो यहाँ पर CCl4 बन जाएगा, ये हो जाता है H2Cl2 बन जाता है। बैलेंस कर लेते हैं भाई, अब यहाँ पर कितना Cl हो गया, 6 Cl हो जाता है, तो यहाँ पर 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब देखिए, इसमें से होता क्या है, इसमें अगर आप देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, परंतु इसमें से इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें जो ये कंपाउंड बनता है, जो बाय प्रोडक्ट बनता है H2Cl2, ये फर्दर CH2 के साथ में रिएक्ट करता है। ये हो जाता है H2Cl2, ये फर्दर रिएक्ट करता है CH2 के साथ में और फिर से आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देता है। अब देखिए, कितने Cl चाहिए मुझे, 4 चाहिए। यहाँ पर कितना 2 है, तो यहाँ पर 2 कर देता हूँ, 4 Cl हो गया। अब देखिए, सल्फर कितना बचा, यहाँ पर 4
4 है, यहाँ पर 2 है, तो टोटल कितना 6 सल्फर सेपरेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर, तो इस मिक्सचर से आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जब ये सेपरेट हो जाता है तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके इसको वॉश करके प्योर फॉर्म में सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है सेकेंड मेथड में। ये इसका बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है इस रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ से जो आपका बाय प्रोडक्ट बनता है फर्दर इसके साथ में रिएक्ट करके कार्बन टेट्राक्लोराइड फिर से बना देता है। तो ये सेकेंड रिएक्शन होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम प्रोपेन। प्रोपेन मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप हैलोजिनेशन करके बना सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। अब देखिए भाई यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्रोपेन। थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोपेन यानी हो गया CH3 और ये आपका CH2 हो गया और ये हो जाता है आपका CH3। इसका करते हैं हम हैलोजिनेशन, हैलोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर मेंटेन करना है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर भी आपको मेंटेन करना है। टेम्परेचर कितना लेना है, ये 400 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है और प्रेशर कितना यूज करना है 70 to 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मेंटेन करना है इस रिएक्शन में। अब देखिए किसी भी रिएक्शन में अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर यूज करते हैं तो वहाँ पर होता है पायरोलाइसिस। मतलब है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर यूज करने से जो लॉन्ग चेन दिए होती है तो उस लॉन्ग चेन को स्प्लिट कर दिया जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। तो यही यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए ज़्यादा टेम्परेचर यूज किया जा रहा है इसमें, तो होता क्या है कि इस चेन की ब्रेकिंग हो जाती है, चाहे यहाँ से ब्रेक कर दें चाहे यहाँ से ब्रेक कर दें। अब देखिए भाई होता क्या है इसमें, अगर आप देखें तो कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं 3 + 3 + 2 8 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। 8 हाइड्रोजन Cl के साथ में कंबाइन होकर के 8 HCl के फॉर्म में निकल जाते हैं। ठीक है भाई, एक कार्बन बचा हुआ, ये जो कार्बन सेपरेट होता है तो ये Cl के साथ में कंबाइन होकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देता है। अब देखिए भाई यहाँ से क्या है, पूरे हाइड्रोजन निकल गए तो 2 कार्बन बचे हैं, तो 2 कार्बन के साथ में भी आपका लग जाता है Cl, तो ये CCl3 हो गया और ये CCl3 हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और C2Cl6, इसको आप बोल सकते हैं हेक्सा क्लोरोईथेन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेक्सा, ये हो गया क्लोरोईथेन और ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये रहता है आपका सॉलिड फॉर्म में। ये तो मालूम है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए Cl को अगर हमें बैलेंस करना है तो 4 ये 6 हो गया तो कितना हो गया 10 हो गया, ये 8 हो गया तो 18 हो गया। यहाँ पर मतलब है कि आपको 9 यूज करना है, तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा, तो ये Cl भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन ये कंप्लीट होती है और बहुत ही आसानी से आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में। तो बेसिकली ये होता है कलरलेस लिक्विड, इट इज ए कलरलेस लिक्विड। ये होता है आपका इट इज ए कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। हैविंग, या यहाँ पर लिख सकते हैं विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है भाई, एक खास तौर की स्मेल इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है भाई, अब देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट हम बातचीत करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली खास तौर से इसमें अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब क्या है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, मतलब है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजॉल्व होता है, जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर्स, इनसॉल्युबल इन वाटर्स बट readily soluble in organic solvents, in organic सॉल्वेंट्स में बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे आपका हो गया ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इस वजह से इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। ठीक है भाई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं ट्राई हैलाइड के बारे में बात करूँ और कार्बन
टेट्राक्लोराइड के बारे में बात करूँ तो ट्राई हैलाइड में होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CS और ये Cl3 हो गया है, ट्राई हैलाइड है, यहाँ पर हो गया आपका टेट्रा हैलाइड। तो इन दोनों में से अगर आप देखें तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, इसमें अगर आप देखें तो मोर हाइड्रोजन्स लगे हैं, मोर हाइड्रोजन की वजह से मोर मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, एज रिजल्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड का इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर इसका देखें तो 61 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने सीखा हुआ था ट्राई हैलाइड के केस में, इसका होता है 77 डिग्री सेल्सियस, मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से इसके कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, थर्ड पॉइंट इट हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू absence of हाइड्रोजन बॉन्डिंग न होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 77 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पार्ट दिमाग में रखें, ठीक है भाई। मतलब वी लो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कम होता है, वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में अगर हम इसके टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें तो ये पॉइजनस सब्सटेंस होता है, पॉइजनस लिक्विड होता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये लिक्विड होता है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया इट इज पॉइजनस एंड नॉन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया, इट इज पॉइजनस एज वेल एज नॉन इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है। तो इसकी कुछ सिलेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टी थी। चलिए अब इसके बाद में हम लोग इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उनका लिस्ट मैंने आपके साथ में बोर्ड में शेयर किया हुआ। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट हो गया आपका ऑक्सीडेशन, सेकेंड होता है आपका रिडक्शन, थर्ड होता है हाइड्रोलाइसिस और ये फोर्थ हो गया राइमर टाइमर रिएक्शन। ये राइमर टाइमर रिएक्शन भी देता है अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, फिनॉल के साथ में, तो ये देता है आपको सैलिसिलिक एसिड। इसका फॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद में बेंजीन के साथ में भी रिएक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड को मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये हो गया Cl, इसके पास में 4Cl है, ये लगा दिया भाई। अब इसमें क्या होता है, स्टीम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर अबव यहाँ पर कर सकते हैं, अबव 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर स्टीम के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडेशन किया जाता है, ठीक है भाई। स्टीम के प्रेजेंस में आप ध्यान दीजिए भाई, स्टीम का मतलब क्या है, H2O। अब देखिए ये H2O हो गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए होता क्या है कि जब H2 स्टीम के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये आपका HCl निकल जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl निकाल दिया आपने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, अब ज़्यादा टेम्परेचर है तो गैस के फॉर्म में एस्केप होगा, ठीक है, एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए। अब देखिए इसके दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन हो जाता है। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो यही हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम करते क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये पार्ट हो गया। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये हो जाता है आपका C और ये आपका Cl हो गया, ये Cl हो गया, डबल बॉन्ड O हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस। ये फॉस्जीन गैस होती है भाई, ये पॉइजनस गैस होती है, ये पॉइजनस गैस होती है भाई। इसके बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ था क्लोरोफॉर्म के केस में, ठीक है। जब हम लोग ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पर क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि क्लोरोफॉर्म जैसे ही ऑक्सीजन के टच में आता है या सनलाइट के प्रेजेंस में ये इमीडिएटली ये कन्वर्ट हो जाता है किस में से, फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, इस वजह से क्लोरोफॉर्म कभी भी जब किसी भी कंटेनर में स्टोर किया जाता है तो इसके साथ में इथाइल अल्कोहल 1% इथाइल अल्कोहल ऐड किया जाता है। इथाइल अल्कोहल बेसिकली यहाँ पर आपका नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये इथाइल अल्कोहल फॉस्जीन गैस के साथ में रिएक्ट करके बना देता है डाई इथाइल कार्बोनेट, जो होता है नॉन पॉइजनस सब्सटेंस। मतलब है कि पॉइजनस गैस को ये कन्वर्ट कर देता है नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में। तो ये पार्ट आप देख सकते हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन के केस में, ठीक है भाई। ये रिएक्शन हो जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए भाई यहाँ पर क्या रिडक्शन का मतलब है क्या है कि आपको यूज करना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आयरन फिलिंग ले लिया और यहाँ पर H2O डाल देते हैं। तो रिडक्शन में करते क्या है भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करिए, हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए,
ठीक है भाई, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका CH और ये Cl3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये CH और 3Cl है तो CH3 और ये आपका HCl निकल जाता है, ये आपका HCl निकल गया आसानी से, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। एक्सेस में डालेंगे तो पूरे Cl उड़ाने लगेगा, फिर इसके बाद में चले जाएंगे डाईहैलाइड, फिर इसके बाद में मोनोहैलाइड, फिर इसके बाद में मीथेन में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया मतलब है कि यहाँ पर हमने इसका कर दिया रिडक्शन। ये होता है आपका ये मिक्सचर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। एक ऐसा मिक्सचर जो आपका नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करे वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पर आप एसिड भी डाल सकते हैं, अल्कोहल भी डाल सकते हैं, तो उसके साथ में भी ये डाल देगा, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है। अब देखिए भाई, हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस के बारे में, थर्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वस मीडियम जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये Cl एक ही साइड में सब Cl कर देता हूँ ताकि रिएक्शन जो करने वाले हैं तो आसानी से समझ में आए। अब देखिए भाई, यहाँ पे आपको लेना है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया एक्वस। अब हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जब कभी भी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में दिया हुआ है तो वहाँ पर होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर आपका एल्कोहलिक मीडियम में दिया है तो वहाँ पर होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये पार्ट हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो होता क्या है, बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, इमीडिएटली OH माइनस आयन रिलीज करेगा, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये आकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हैं तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH माइनस आकर के इस पर अटैक करेगा। अब आज रिजल्ट इसके कई सारे बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो जब एक नया बॉन्ड बनाएगा तो ये पुराने बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो ये Cl निकलेगा। तो ये होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करेगा। तो ये डायरेक्टली अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पर 4 Cl हैं, मतलब कि 4 मॉलिक्यूल्स आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर +4 KOH ले लिया, +4 KOH ले लिया, ठीक है, यहाँ पर KOH हो गया और यहाँ पर KOH हो गया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से आपको 4 KCl निकल गया, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया 4 KCl, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखिए OH इस कार्बन से लग जाते हैं तो ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका OH और ये हो जाता है आपका OH। ठीक है भाई, ये पार्ट आप ध्यान दीजिए। अब ये कंपाउंड तो बहुत ही अनस्टेबल हो गया, एक ही कार्बन से लगे हुए 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इवन अगर आपके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं तो वहाँ भी हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं क्योंकि हो जाता है कंपाउंड अनस्टेबल। तो यहाँ से इमीडिएटली आपको निकालना है H2O, यहाँ से भी आपको H2O निकालना है, तो यहाँ से आप निकालते हैं 2H2O। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन बचा तो डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन बचा तो डबल बॉन्ड आएगा, तो ये क्या हो गया भाई, ये CO2 हो गया, CO2 कर सकते हैं, ये CO2, 2 ऑक्सीजन तो बचे ना भाई, 2H2 निकाल दिए, ये CO2 हो गया। अब देखिए भाई, ये CO2 होता है एसिडिक इन नेचर, आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, ये एसिडिक इन नेचर, ये है एसिड और ये है बेस। जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। तो अब देखिए भाई, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब कि इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस का प्रेजेंस रहेगा, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट आएगा तो वो बेस के साथ में रिएक्ट करता है। तो ये फर्दर जैसे ही CO2 बनता है तो ये बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस है इसके साथ में फर्दर रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर हो गया आपका KOH। ठीक है भाई, अब देखिए सॉल्ट बनाने के लिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेना है KOH, तो यहाँ पर बन जाता है K2CO3, ये हो जाता है, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, अभी देखिए ऑक्सीजन कितने निकल गए, 2 ऑक्सीजन, इसका 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो मतलब 1 ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका H2O। लीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसमें अगर आप देखें तो तीनों केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शंस बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। इन रिजेंट्स के एप्लीकेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, फिर इसके बाद में रिएक्शंस का कंप्लीशन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, रायमंड-टाइमन रिएक्शंस के बारे में। फोर्थ केमिकल रिएक्शन है दैट इज रायमंड-टाइमन रिएक्शन। रायमंड-टाइमन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है फिनॉल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस में आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनने वाला होता है यहाँ पर बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए भाई सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करें, दैट इज फोर्थ रिएक्शन। आप देखिए भाई, यहाँ पर लेना है आपको फिनॉल, फिनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है भाई, ठीक है, फिनॉल हो गया और यहाँ पर
आपको लेना है कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। अब होता क्या, यहाँ पर बन जाता है आपका सैलिसिलिक एसिड। भाई ये OH हो गया और ये आर्थो पोजीशन में COOH लग गया। अब इसके बाद में आप देखिए भाई कितना Cl है यहाँ पर 4Cl, तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं तो यहाँ पर 4 NaCl सेपरेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आपको 2H2 आपको सेपरेट करना है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड हो गया। इसको आप बोल सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी, ये हो गया आपका आर्थो हाइड्रोक्सी, ये होता है आपका बेंजोइक एसिड होता है। ये होता है आपका इतना पोर्शन होता है बेंजोइक एसिड, ये आर्थो पोजीशन में OH लगा हुआ तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया भाई। अब देखिए भाई इसमें अगर आप देखें रिएक्शन में कि भाई ये COOH ग्रुप ये आर्थो पोजीशन में कैसे लग जाता है, तो अगर इस पार्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो जाना पड़ेगा आपको मैकेनिज्म में। चलिए हम मैकेनिज्म में देख लेते हैं कि इस पोजीशन में ये COOH कैसे आ जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैकेनिज्म। ठीक है भाई, आप ध्यान दीजिए, इसकी मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आपको केयरफुली सुनना है और देखना है, आप आसानी से इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे लेना है आपको फिनॉल। फिनॉल के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं तो एलिफेटिक अल्कोहल के कंपैरिजन में ये फिनॉल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। रीजन क्या होता है कि अगर ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा रेजोनेंस में, इस वजह से ये फिनॉक्साइड आयन बाई रेजोनेंस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, तो बहुत ही आसानी से ये OH प्लस को रिलीज करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर है हमारे पास में बेस, अब एसिड बेस का रोल आ गया भाई, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो मतलब है कि OH माइनस बहुत ही आसानी से रिलीज करेगा, तो इमीडिएटली ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, एज रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो जाता है। सेकंड स्टेप, अब ध्यान दीजिए, ये OH माइनस आयन H प्लस आयन से अटैच होगा तो लीजिए आपका H2 और निकल गया, परंतु यहाँ पे जनरेट हो जाता है बहुत ही स्टेबल एनायन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाता है रेजोनेंस। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इधर उतरती है, यहाँ पर उतरेगी तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है, एक ही पर्टिकुलर पैटर्न में ब्रेक होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, तो एज रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे उतर रही तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा भाई, और यहाँ पर इसके हम लोन पेयर शो कर देते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही तो आर्थो पोजीशन में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्यूमुलेट हो जाती है। ये बॉन्ड आपका सेफ है, ये बॉन्ड आपका सेफ है, ये पार्ट हो गया भाई। अब इसके बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड का रोल आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब देखिए भाई यहाँ पर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, इसके पास में 4Cl है। अब ध्यान दीजिए भाई, ये इस कार्बन में बहुत ही ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगा है, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगे हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होने की वजह से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ज़्यादा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को सप्लाई करेगा, इस कार्बन को सप्लाई करेगा, अब देखिए भाई होता क्या है कि अब जब सप्लाई करेगा तो एक नया बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन के पास में कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5, ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, मतलब है कि अगर ये एक नया बॉन्ड बना रहा है तो इसको एक पुराना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो एज रिजल्ट ये Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करके सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से आपको Cl माइनस सेपरेट करना है। अब देखिए भाई इनके बीच में हो जाता है एक नया बॉन्ड बन जाता है, तो बनने वाला जो सब्सटेंस हो गया यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये डबल बॉन्ड O हो गया, इसके पास में 2 लोन पेयर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक C और यहाँ पर Cl हो गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया, ये सब्सटेंस बन जाता है। अब ठीक है भाई, ये बॉन्ड आपके सेफ हैं, ये बॉन्ड हमने सेव कर दिया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ले रहा है तो नेगेटिव आ जाना चाहिए। अब ये इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुलिंग भी तो हो रहा है ना भाई, Cl आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है, तो इस वजह से अब देखिए यहाँ पर कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई है। अब होता क्या है बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये जो आपका एरोमेटिक करेक्टर है इसमें से इस बेंजीन रिंग में एरोमेटिक करेक्टर है, तो यहाँ के बाद में एरोमेटिक करेक्टर डिस्टर्ब हो जाता है। इनमें एरोमेटिक करेक्टर नहीं, तो एरोमेटिक करेक्टर को गेन करने के लिए, स्टेबल जोन में जाने के लिए अब क्या करता है कि ये जो कंपाउंड है तो एरोमेटिसिटी को गेन करने का प्रयास करेगा। अब होता क्या है इसमें, इस कार्बन में
कि कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब देखिए अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर इस साइड मूव करता हूँ तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई यहाँ पर, तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर पूरा हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे इस साइड ब्रेक होती है या इधर आती है तो रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे पुल कर लेगा, ठीक है भाई। तो अब ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर इसके पास में नेगेटिव चार्ज हो गया, कुछ ऐसे हम मेंशन कर लेते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है, ये बॉन्ड सेफ है, ये बॉन्ड सेफ है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक सिंगल बॉन्ड की, जब इधर मूव करेगी तो ये बॉन्ड बन जाता है, ये हाइड्रोजन H प्लस सेपरेट होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये पार्ट हम मेंशन कर देते हैं। अब देखिए भाई ये हो गया आपका C, ये आपका Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, इस तरह से रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बस बहुत ही आसानी से आप अटैच कर सकते हैं। ये फिनॉल के पार्ट में चला जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका OH हो गया और यहाँ से आपका C और ये Cl लगा है, इस तरह से लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए भाई होता क्या है, यहाँ पर है हमारे पास में बेस का प्रेजेंस तो रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका प्रेजेंस रहेगा। अब देखिए भाई यहाँ पर कितने लगे हैं, 3 Cl लगे हैं, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपको लेना है NH। तो यहाँ पर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब क्या है कि वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो मतलब है कि यहाँ पर आपको 3 NaCl निकालना है, 3 NaCl। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर हो गया आपका ये फिनॉल हो गया, ये हो गया आपका C और ये OH हो गया, ये OH हो गया, अब ये हो जाता है OH, इस तरह से रिएक्शन जाती है। अब ध्यान दीजिए भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इस कार्बन से कितने OH लगे हुए हैं, 3 OH लगे हैं, मतलब कि अनस्टेबल जोन में चला गया, मतलब है कि यहाँ से आपको H2O निकालना है। अब H2O निकालना, पॉसिबल नंबर ऑफ H2O। अब देखिए अगर यहाँ से इसके 2 बॉन्ड बनाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो C आएगा और ये OH सेफ है, क्योंकि अब इसके बाद में एक ही OH बचा ना, तो OH से आप H2O थोड़ी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H2O आपने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, ये दिया है आपका OH और ये COO और ये आपका OH सेफ लगा है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है भाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस रिएक्शन में हम लोगों ने यूज किया है स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का प्रॉब्लम ये होता है कि वो रिएक्शन में उसका प्रेजेंस वहाँ पर बना ही रहता है। जैसे ही ये एसिड बनता है तो इस एसिड से ये बेस इमीडिएटली फिर से रिएक्ट करता है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ये फर्दर इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसका OH और एसिड का H, बेस का OH एसिड का H, ये H2O निकल गया और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका, ये OH हो गया और यहाँ पर COO और ये हो जाता है ONA, ये हो गया माइनस और ये हो जाता है प्लस, मेटल के पास में प्लस, ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव साइन। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब इसका प्रोटोनेशन करेंगे या वाटर डाल देंगे, जब प्रोटॉन डालेंगे, ठीक है भाई, तो जब वाटर डालेंगे या प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H+O- से अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से मिलेगा आपको सैलिसिलिक एसिड, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है भाई। ये रखा हुआ है कंपाउंड, इसके बारे में हम तो डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली अगर आप रिएक्शन में ये समझना चाहें कि आर्थो पोजीशन में COOH कैसे आ जाता है, तो आपको जाना पड़ेगा मैकेनिज्म में, और मैकेनिज्म से आप बहुत ही क्लियरली आसानी से समझ सकते हैं कि ये ग्रुप कैसे, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे आ जाता है और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये रिएक्शन बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रायमंड-टायमंड रिएक्शन के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में, लास्ट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद बेंजीन। लास्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद बेंजीन। बेंजीन के साथ में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, जो आपका लुईस एसिड की तरह काम करता है। इस रिएक्शन को हम नेम रिएक्शन से जानते हैं, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है भाई। चलिए अब इस रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं विद बेंजीन। कौन सी रिएक्शन है भाई, ये 5th रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको लेना है बेंजीन रिंग, ठीक है भाई, ये बेंजीन रिंग हो गया, परंतु यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन रिंग लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन रिंग लेना। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। यहाँ पर आपको लेना है एनहाइड्रस
एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है भाई, अब देखिए भाई इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है, तो ये HCl निकल गया, ये HCl निकल गया। अब देखिए भाई यहाँ से आपने निकाल दिया 2HCl निकल दिया है। अब देखिए भाई ये अटैच हो जाता है, ये बेंजीन रिंग लग जाता है कार्बन के साथ में। ठीक है भाई, एक और दूसरा बेंजीन रिंग है, ये भी आपका लग जाता है कार्बन के साथ में। ये आपका C से अटैच हो गया, ये Cl हो गया और ये आपका Cl हो गया। तो इसको बोल सकते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल मीथेन। एक ही कार्बन है तो कहीं तो यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ये होता है आपका मीथेन। अब देखिए भाई यहाँ पे हम करते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस या वाटर के प्रेजेंस में। अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जैसे अगर मैं KOH भी डाल देता हूँ, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर कितना Cl है, 2Cl है, तो यहाँ पर 2 मालिक्यूल से आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं तो क्या हो गया, Cl निकालेगा, OH निकाल लेगा, तो यहाँ से आपका 2KCl निकल गया भाई, और OH यहाँ पे लग जाता है। तो ये बेंजीन रिंग अगर आप मेंशन करना चाहें, अब देखिए बनने वाला जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो बनने वाला सब्सटेंस होता है, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया C और ये आपका C हो गया। अब देखिए यहाँ पर OH लग गया, यहाँ पर लग गया OH। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल हटाएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH आपका लग जाता है। देखिए भाई ये कंपाउंड हो गया। अनस्टेबल रीजन क्या है कि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, मतलब है कि यहाँ पर आपको स्टेबल मोड में ले जाने के लिए आपको H2 निकालना है। जब आपने H2 यहाँ से निकाला तो अब क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, मेंशन कर देता हूँ, ये हो गया बेंजीन रिंग, मेंशन कर दिया भाई। और ये हो गया, ये कार्बन से अटैच है, और ये क्या हो गया भाई, OH निकल गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बचा और ऑक्सीजन यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए ये क्या होता है भाई, डाइफिनाइल कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इसको आप लिख सकते हैं डाइफिनाइल कीटोन हो गया। ये मिल गया आपका एरोमेटिक कीटोन मिल जाता है, एरोमेटिक कीटोन मिल जाता है। तो इसकी कुछ सिलेक्टिव रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड की, उनको सबको मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। चलिए लास्ट में हम इसके यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन द लास्ट वी हैव द यूजेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के कुछ सिलेक्टिव यूजेज हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड में। इसमें अगर आप देखें तो इसको सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी में सीखा हुआ था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए कलरलेस लिक्विड, ये सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। कैसे मटेरियल के लिए, ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मोस्टली आपके होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो गया, ऑयल हो गया, आयोडीन हो गया, फैट्स हो गया, रबर हो गया, ग्रीज हो गया, इन सभी मटेरियल के लिए ये सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड को ड्राई क्लीनिंग के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसका जो सेकेंड यूज है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए होता है क्या बेसिकली, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट में आग लगा होता है, जो इसका स्प्रे किया जाता है, इस लिक्विड का स्प्रे करने से होता क्या है कि आग के ऊपर जो फायर होता है, फायर के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है। लेयर क्रिएट करने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन फायर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, और जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो फायर क्या होती है, एक्सटिंग्विश होने लगती है, बुझने लगती है। इसको मार्केट में पायरीन के फॉर्म में पाया जाता है, ये हो जाता है मार्केट में पायरीन के नाम से अवेलेबल होता है, पायरीन। ठीक है भाई। अब इसके बाद में जो लास्ट यूज है, यूज्ड इन मेडिसिन एज हेलमिंथीसाइड। हेलमिंथीसाइड ये इंसेक्टिसाइड, यहाँ पर बेसिकली टू किल, यहाँ पर लिख सकता हूँ टू किल हुकवर्म्स को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके कुछ सिलेक्टिव यूजेज हैं जो आपके साथ में मैंने शेयर किए हुए हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।